एपिसोड 105। मुझे मौका मत देना वरना तुम्हारी ऐसी धुलाई करूंगा कि याद रखोगी। जब रेयांश मन ही मन उनसे निपटने के बारे में सोच रहा था, तभी बुजुर्ग चौधरी ने सबकी तरफ सिर हिलाते हुए कहा, अब वक्त हो गया है, तुम सब अब हरित कुल के मुख्य हॉल जाओ। इस बार की दिव्य मार्शल क्षेत्र परीक्षा में फणींद्र नाचन तुम सबका लीडर होगा। सभी को उसके हुक्म मानने होंगे और उसके निर्देशों के हिसाब से काम करना होगा। सब कुछ हरित सूर्य सभा की इज्जत को ध्यान में रखकर करना होगा। फिर उन्होंने अपना चेहरा घुमाया और कल्पना चौधरी को देखकर कहा, कल्पना, तुम अब इन्हें मुख्य हॉल ले जाओ। कल्पना चौधरी ने सिर हिलाया और फिर अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसका लंबा और सुडौल शरीर पूरी तरह से नुमाया हो रहा था। उसने बुजुर्ग चौधरी की तरफ सिर हिलाया और फिर रेयांश समेत उन 10 लोगों को लेकर बुजुर्ग से विदा लेने के बाद हरित सूर्य सभा से निकलकर मुख्य हॉल की तरफ बढ़ गई। बुजुर्ग चौधरी ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर चारों बुजुर्गों की तरफ देखकर पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है, इस बार हमारे जीतने के कितने मौके हैं? उनमें से एक बुजुर्ग ने तुरंत कहा, इस टाइकिंग तलवार के लिए होने वाली लड़ाई में सबसे ज्यादा मायने सबसे ताकतवर योद्धा रखते हैं। बाकी लोग तो बस भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं। हालांकि हमारे हरित सूर्य सभा की कुल ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से मानव दिव्य कोर क्षेत्र में फणींद्र नाचन जैसा एक बेहतरीन प्रतिभा वाला योद्धा आया है, जिसका खून और टैलेंट दोनों ही लाजवाब हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर सबसे ताकतवर योद्धाओं की बात करें तो दूसरी सभाएं भी कम नहीं हैं, खासकर हरित सम्राट सभा। इस बार उनकी लीडर शायद बुजुर्ग ऋषभ चौहान की वो 16 साल की छोटी बेटी प्राची चौहान होगी, है ना? उस छोटी जीनियस के सामने फणींद्र नाचन पर बहुत बड़ा दबाव होगा। बुजुर्ग चौधरी ने माथे पर शिकन लाते हुए सिर हिलाया और कहा, प्राची की ताकत वाकई फणींद्र नाचन के लिए बहुत बड़ा दबाव है, लेकिन वो उम्र में छोटी है और लड़की होने की वजह से शायद थोड़ा नुकसान में रहे, इसलिए हमारी जीत की संभावना अब भी कम नहीं है। अगर हरित सूर्य सभा इस बार चैंपियन बन जाती है तो हमारा रुतबा यकीनन बहुत बढ़ जाएगा। उस वक्त सर्वोच्च बुजुर्ग हम पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये हमारे ऊपर उठने का मौका है। ये सोचते ही सबके मन में उत्साह भर गया। थोड़ी देर और बात करने के बाद वो सब बिखरने की तैयारी करने लगे। वैसे बुजुर्ग अभी वो रेयांश शेन रिया के साथ कुछ खफा सा लग रहा था। दिव्य मार्शल क्षेत्र परीक्षा में कहीं वो रिया के लिए कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं करेगा। रिया चौधरी हरित सूर्य सभा की छोटी राजकुमारी थी, इसलिए सब उसे बहुत प्यार करते थे। बुजुर्ग चौधरी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वो बस अभी अभी परिवार में आया एक बाहरी इंसान है। अगर उसके मन में कोई बुरा इरादा हुआ तो फणींद्र नाचन मेरी जगह उसे मार डालेगा। और वैसे भी रिया खुद मानव दिव्य कोर क्षेत्र छोटी पूर्णता की ताकत रखती है। क्या वो लड़का उसे परेशान कर पाएगा? हरित सूर्य सभा से बाहर निकलते ही रेयांश ने महसूस किया कि 10 लोगों में से बाकी 9 लोग एक साथ हो गए थे, जिनके बीच फणींद्र नाचन सबसे आगे था। उनमें मानव दिव्य कोर क्षेत्र बड़ी पूर्णता वाले 3 नौजवान योद्धा भी शामिल थे। कल्पना चौधरी ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस आगे रास्ता दिखाती रही, जबकि बाकी 9 लोगों ने अपनी नजरें रेयांश की तरफ घुमाई और हल्की मुस्कान के साथ उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी बंदर का तमाशा देख रहे हों। उनकी नजरों में हिकारत और नफरत साफ झलक रही थी। वादा करने के बाद भी आने की हिम्मत नहीं हुई। ये रेयांश तो सच में बहुत गया गुजरा है। उनमें से एक ने सिर हिलाते हुए पास वाले से धीरे से कहा, मिस रिया ने कहा था ना, छोटी जगह से आए लोगों की तो फितरत ही कायरों वाली होती है। इस बार हमारे साथ दिव्य मार्शल क्षेत्र परीक्षा में आ रहा है। पता नहीं कहीं हमारे लिए बोझ न बन जाए। मुझे लगता है इसका जल्दी मर जाना ही बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि मौके पर भाग खड़ा हो और हमारे हरित सूर्य सभा की नाक कटा दे। उस वक्त बुजुर्ग हमें भी साथ में सजा देंगे, तब तो सब खत्म हो जाएगा। बस करो, मुझे लगता है फणींद्र नाचन उसे जिंदा बाहर नहीं जाने देगा। सुना है कि पहले फणींद्र नाचन के साथ रहने वाले प्रतापी उदयन को इसी रेयांश ने धोखे से मरवा दिया था। कोई ताकत तो है नहीं, बस छुपकर वार करना जानता है, मर्द कहलाने के लायक नहीं है। वो सब चलते हुए आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर रिया चौधरी के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। रेयांश का वो घिनौना चेहरा याद करके उसे मन ही मन बहुत सुकून मिल रहा था। इतनी कम दूरी पर वो लोग कानाफूसी कर रहे थे, इसलिए रिया जानती थी कि रेयांश को सब सुनाई दे रहा होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो रेयांश के चेहरे पर अपमान और गुस्सा देखना चाहती थी, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट रेयांश सिर झुकाए चल रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। दिखावा कर रहा है या फिर विरोध करने की हिम्मत ही नहीं है, रिया चौधरी ने मन ही मन सोचा और फिर अपने साथ चल रहे फणींद्र नाचन को देखा, जो मजबूत नजरों से दूर देख रहा था। उसकी वो ऊंची नाक और मजबूत चेहरा देखकर रिया का दिल पिघल गया। फणींद्र भैया सच में दुनिया के सबसे बेहतरीन मर्द हैं। उस रेयांश जैसे 10,000 भी मिल जाएं तो भी फणींद्र भैया के एक बाल के बराबर नहीं हो सकते। ये सोचकर कि भविष्य में उसकी शादी ऐसे मर्द से होगी, रिया खुशी से भर गई। तभी फणींद्र नाचन ने उसे प्यार से देखा और उसका दिल किसी छोटे हिरण की तरह धड़कने लगा। रिया, रेयांश का मुकाबले के लिए हाँ कहना और फिर डर कर ना आना। ये खबर तुमने ही फैलाई थी ना? फणींद्र नाचन की शांत आवाज में थोड़ी सी नाराजगी थी। रिया घबरा गई और जल्दी से बोली,
वो इतना बुरा है ही। उस दिन उसने आपकी कितनी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। उसका वो कमीनापन देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। फणींद्र नाचन ने सिर हिलाया, उसके सिर को थपथपाया और कहा, पगली, आगे से ऐसा मत करना। कमजोर लोग आखिर में अपने किए की सजा भुगतते ही हैं। तुम्हें उससे निपटने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपनी मौत को दावत देगा। ऐसे इंसान के लिए अपना दिमाग क्यों खपाना। जी। रिया ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया और फिर खुशी से बोली, शुक्रिया फणींद्र भैया, मैं याद रखूंगी। फणींद्र नाचन की बात कल्पना चौधरी ने भी सुन ली थी। कल्पना ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी तरफ सिर हिलाकर मुस्कुराई और फिर आगे बढ़ने लगी। फणींद्र नाचन इन 2 सालों में काफी समझदार हो गया है। रिया आगे चलकर उसके साथ रहेगी तो दुख नहीं उठाएगी। लेकिन पिताजी चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं, ये कैसे हो सकता है। मन में उलझन लिए कल्पना चौधरी ने पीछे मुड़कर अकेले चलते रेयांश को देखा। 11 लोग बहुत पास पास चल रहे थे, इसलिए मोटे तौर पर फणींद्र नाचन की बात रेयांश भी सुन सकता था। लेकिन कल्पना को लगा कि भले ही ये लड़का अकेला है, लेकिन उसका चेहरा शांत है, दिल तो मजबूत है, बस खानदान के मामले में हार गया। कल्पना चौधरी ने उसके बारे में अपनी राय बनाई और फिर ध्यान से चलने लगी। हरित सूर्य सभा के बाहर काफी लोग थे। करीब आधे घंटे बाद दिव्य मार्शल क्षेत्र का रास्ता यानी मुख्य हॉल आखिरकार आ गया। ये मुख्य हॉल विनिमय भवन और हरित कर्म सभा के अलावा हरित कुल की सबसे चहल पहल वाली जगह थी। जोशी परिवार के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी साधना, इम्तिहान और मिशन पूरा करने के इर्द गिर्द ही घूमती थी। इनमें से इम्तिहान वाली चीज आमतौर पर दिव्य मार्शल क्षेत्र में जाकर राक्षसी जानवरों से लड़ने की होती थी। राक्षसी जानवरों से लड़ते हुए अपनी लड़ने की कला को निखारने के साथ साथ राक्षसी जानवरों के शरीर से मिलने वाली चीजों को योगदान अंक के बदले बदला जा सकता था। रेयांश जानता था कि दिव्य मार्शल क्षेत्र 3 बड़े हिस्सों में बंटा हुआ है, मानव दिव्य क्षेत्र, पृथ्वी दिव्य क्षेत्र और आकाश दिव्य क्षेत्र। मानव दिव्य क्षेत्र में सबसे ताकतवर राक्षसी जानवर बस दिव्य रैंक 4थे ग्रेड के होते थे। पृथ्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे ताकतवर राक्षसी जानवर करीब दिव्य रैंक 6ठे 7वें ग्रेड के होते थे और इससे भी ज्यादा ताकतवर राक्षसी जानवर आकाश दिव्य क्षेत्र में होते थे। हरित कुल के मानव दिव्य कोर क्षेत्र शिष्यों की परीक्षा की जगह मानव दिव्य क्षेत्र थी। आमतौर पर दिव्य मार्शल क्षेत्र में मानव दिव्य क्षेत्र सबसे चहल पहल वाली जगह होती थी, लेकिन आज हरित कुल के मानव दिव्य कोर क्षेत्र शिष्यों की परीक्षा का दिन था, इसलिए बाकी 8 बड़े कुलों ने थोड़ा लिहाज करते हुए अपने शिष्यों को दिव्य मार्शल क्षेत्र से हटा लिया था ताकि जगह खाली हो सके और हरित कुल के लोगों को परीक्षा में आसानी हो। इस बार दिव्य मार्शल क्षेत्र की परीक्षा 8 दिन तक चलेगी। 8 दिनों के अंदर तुम्हें दिल खाने वाला राक्षसी जानवर ढूंढना है और उसके शरीर से ताइकिंग तलवार छीननी है। अगर 8 दिनों के बाद भी ताइकिंग तलवार नहीं मिली तो भी ये परीक्षा खत्म मानी जाएगी, क्योंकि दूसरे कुलों के लोगों को भी दिव्य मार्शल क्षेत्र में जाने की जरूरत है। मुख्य हॉल पहुंचकर कल्पना चौधरी ने यह बात फिर से दोहराई। 8 दिन का वक्त। रेयांश ने थोड़ा हिसाब लगाया। 10वें थंडर फ्लेम क्रिस्टल को घुलाने में मुझे करीब 6-7 दिन लगेंगे। वैसे भी वो ताइकिंग तलवार शायद मेरे लिए उतनी काम की नहीं है। अंदर जाकर मैं कोई जगह ढूंढ लूंगा और इस 10वें थंडर फ्लेम क्रिस्टल को अपने अंदर घुला लूंगा। उस वक्त रेयांश धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ा रहा था। साक्षी ने तलवार के अंदर से सुन लिया और चिंता से बोली, रेयांश, तुम ज्यादा उम्मीद मत लगाओ। पहले तो ये बात है कि तुम 10वें थंडर फ्लेम क्रिस्टल को घुला पाओगे या नहीं, और अभी ये भी नहीं पता कि दिव्य मार्शल क्षेत्र में जाने के बाद वो लोग तुम्हें वहां से हटने देंगे या नहीं। मुझे उनकी नजरों में तुम्हारे लिए कुछ बुरा इरादा नजर आ रहा है। साक्षी की नजर उससे कहीं ज्यादा पैनी थी। रेयांश ने अब सिर उठाया और बाकी 9 लोगों को देखा। उसने पाया कि उनके हाव भाव में वाकई कुछ जानलेवा इरादे थे। सबसे शांत चेहरा फणींद्र नाचन का था। यहाँ उसकी और रेयांश की दुश्मनी सबसे बड़ी थी, लेकिन उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे रेयांश की जरा भी परवाह नहीं है। साक्षी की चेतावनी से रेयांश समझ गया कि उसे संभल कर रहना होगा। इस वक्त सब लोग कल्पना चौधरी के पीछे पीछे मुख्य हॉल में दाखिल हुए। वो विशाल मुख्य हॉल इस वक्त काफी खाली था। वहां बस कुछ ही गुट थे। हर गुट में करीब 10 लोग थे। ये शायद हरित कुल की दूसरी सभाओं के होनहार मानव दिव्य कोर क्षेत्र शिष्य हैं। कुल मिलाकर करीब 100 लोग हैं। इन लोगों को देखकर हर कोई जोश से भरा हुआ लग रहा था। जाहिर है ये सब कोई मामूली लोग नहीं थे। उनमें से रेयांश की उम्र के ही लेकिन मानव दिव्य कोर क्षेत्र बड़ी पूर्णता वाले उस्ताद भी काफी तादाद में थे। दिव्य मार्शल क्षेत्र की परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। अन्य सभाओं की टीमें भी एक एक कर वहां पहुंचने लगीं। बहुत जल्द कुल मिलाकर 8 टीमें इस मुख्य हॉल में जमा हो चुकी थीं। रेयांश ने हरित सूर्य सभा की टीम के एक कोने में खड़े होकर दूसरी टीमों के लोगों का जायजा लिया। रेयांश को मालूम था कि हरित कुल की सभी बड़ी सभाओं में हरित सूर्य सभा की कुल ताकत सबसे नीचे के 1-2 पायदानों पर आती है, लेकिन इस बार फणींद्र नाचन के होने की वजह से उनके जीतने की उम्मीदें जगी थीं। हालांकि दूसरी सभाओं में भी मानव दिव्य कोर क्षेत्र की चोटी पर पहुंचे योद्धाओं की कमी नहीं थी, खासकर हरित सम्राट सभा की वो लड़की जिसने आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था।
हरित सम्राट सभा हरित कुल की सबसे ताकतवर शाखा थी। चाहे कुल ताकत हो या भविष्य की क्षमता, हरित कुल में वो बिना किसी शक के नंबर 1 पर थी। वो लड़की क्या वही हरित सम्राट सभा की प्राची चौहान है? हल्के पीले रंग की लंबी ड्रेस पहने, तराशे हुए चेहरे वाली, लेकिन हाव भाव में ठंडी और एक अलग ही अलौकिक आभा वाली उस लड़की को देखकर रिया चौधरी ने दांत पीसते हुए कहा। उसके लहजे में साफ जलन झलक रही थी। दोनों ही बुजुर्ग स्तर के योद्धाओं की बेटियां थीं, लेकिन दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा था। रिया चौधरी अभी सिर्फ मानव दिव्य कोर क्षेत्र छोटी पूर्णता पर थी, जबकि वो लड़की पृथ्वी दिव्य कोर क्षेत्र को भेदने के करीब पहुंच चुकी थी। और जहां प्राची सबकी आंखों का तारा बनी हुई थी, वहीं रिया बस फनिंद्र नाचन के पास दुबकी हुई थी और उसे कभी कभार ही तारीफ भरी नजरों से देखा जाता था। इस वक्त फनिंद्र नाचन भी प्राची को ही देख रहा था। रिया चौधरी ने दांत भींच रखे थे, चेहरा गुस्से से